द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशनल। अब हम पढ़ेंगे कि जर्मनी और इटली जो कि आज के टाइम पे जो हमारे ये कंट्री हैं वो उस टाइम पर कैसी बनी, कैसी थी, इनकी क्या दशा थी। After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. 1848 के बाद यूरोप में जो राष्ट्रवाद चल रहा था वो पहले कंजर्वेटिज्म की तरफ जा चुका था, अब वो वापस से डेमोक्रेसी और रिवोल्यूशन की तरफ जा चुका क्योंकि लोगों के अंदर लिबरलिज्म की भावना फिर से जागृत हो चुकी है। This can be conserved in the process by which Germany and Italy come to be unified as nation states. इस लिबरलिज्म को हम कैसे देख सकते हैं? इस लिबरलिज्म को हम देख सकते हैं जब जर्मनी और इटली पहले की एक छोटी छोटी स्टेट्स थी, बाद में एक यूनिफाइड नेशन स्टेट बनने लगे, एकीकृत राष्ट्र बनने लगे। Nationalist feelings were widespread among middle class Germans. जो नेशनलिस्ट की फीलिंग थी, जो नेशनल फीलिंग थी, जो नेशनलिज्म था, जो हमारे राष्ट्र के प्रति भावना थी, वो मिडिल क्लास जो मध्यम वर्गीय लोग थे जर्मन के, उनके बीच में वाइड स्प्रेड, उनके बीच में फैलने लगी। आइए अब हम देखते हैं कि जो लिबरल्स थे इनको कैसे दबाया जाने लगा। This liberal initiative to national building was, however, repressed by the combined force of the monarchy and the military, supported by the large landowners of Persia. जो मोनार्क थे, राजा महाराजा थे, इन्होंने मिलिट्री का सपोर्ट लिया। इन दोनों ने इकट्ठे होकर और जो लैंड ओनर्स थे बड़े बड़े प्रशिया के, उनके सपोर्ट से इन्होंने लिबरल्स के इनिशिएटिव को दबाने की कोशिश की, इनको दबाना स्टार्ट किया। Persia took on the leadership of the movement. और इस मूवमेंट की जो लीडरशिप थी वो प्रशिया ने अपने हाथों में थामी। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Persia victory and completed the process of unification. 7 सालों में 3 बड़े बड़े युद्ध हुए, एक ऑस्ट्रिया के साथ, दूसरा डेनमार्क के साथ, तीसरा फ्रांस के साथ, जिसमें प्रशिया की जीत हुई और जर्मनी की यूनिफिकेशन की प्रोसेस खत्म हुई। आओ अब हम देखते हैं मोटे मोटे तौर पर कि जो जर्मनी है वो कैसे बनी, जर्मनी की यूनिफिकेशन कैसे हुई। जो लिबरल्स थे उनको दबाया जाने लगा, प्रशिया ने इस मूवमेंट की लीडरशिप अपने हाथों में ली। 7 साल में 3 बड़े बड़े युद्ध हुए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, जिसमें प्रशिया की जीत हुई और जर्मनी की यूनिफिकेशन खत्म हुई, कंप्लीट हुई इसकी प्रोसेस। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Persia state power. जो नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी जर्मनी की, उसमें जो प्रभुत्व था वो प्रशिया का था, मतलब प्रशिया थी, वो डोमिनेंस थी उस पावर में। The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. जो नई स्टेट, नया जो देश बना जर्मनी, उसने कहाँ कहाँ अपनी चीज़ों पर जोर देना स्टार्ट किया, कहाँ कहाँ उसने इम्प्रूवमेंट स्टार्ट की। उसने करेंसी को मॉडर्नाइज करने पर जोर दिया, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव करने पर उसने जोर देना स्टार्ट किया। Italy unified. अब हम देखते हैं जैसे जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा है, राष्ट्रों का निर्माण चल रहा है, तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा फेमस देश यूरोप का इटली कैसे बना, उसकी यूनिफिकेशन कैसे हुई। Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. जर्मनी की तरह इटली की भी काफ़ी लंबा इतिहास था पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का। Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. इटली था सर्वप्रथम, जो इटली है वो काफ़ी सारे डायनेस्टिक स्टेट, काफ़ी सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि काफ़ी बड़ा यूरोप में फैला हुआ एम्पायर था, काफ़ी फेमस एम्पायर था, उसका फैलाव भी इटली के राज्यों तक था। Italy was divided into 7 states. इटली जो देश था वो 7 राज्यों में बटा हुआ था। Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variation. जो इटालियन लैंग्वेज थी जो कि इटली में बोली जाती थी, वो एक कॉमन फॉर्म नहीं थी, सबके सब एक ही जगह उसको नहीं बोलते थे, बल्कि उसमें रीजनल और लोकल वेरिएशन आते रहते थे। जैसे कि अब हमारे इंडिया में ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर वेरिएशन आते रहते हैं लैंग्वेज में, ऐसे ही इटली में आते रहते थे।
Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. अब जैसे कि हम गिसेप मैज़िनी के बारे में जानते ही हैं, वही इंसान जो जिनोवा में 1907 में पैदा हुआ, जिसका एम था इटली को यूनिफाई करना, उसने काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए जिससे कि इटली यूनिफाई हो जाए, इटली एक रिपब्लिक देश बन जाए। Young Italy for the dissemination of his goals. उसके गोल था कि उसने एक यंग इटली, यंग यूरोप के नाम से सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। उसका गोल था इटली को यूनिफाई करना। The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. 1830 के आसपास चल रहे विरोध से इटली का जन्म नहीं हुआ था, वो कहीं ना कहीं दब गए थे। अब सार्डिया पिडमोंट के राजा विक्टर एम्यूल पर जिम्मेदारी थी कि वो इटली को इकट्ठा करे। Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. Italy was neither a revolutionary nor a democrat. Italian population, among whom rates of illiteracy was high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. थोड़ा सा कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। इटली 3 हिस्सों में बटा था। इटली के मध्य भाग में पोप का राज्य था, क्रिश्चियन, और इटली के ऊपर में सार्डिया पिडमोंट के राजा का विक्टर एम्यूल का राज था, और नीचे बुर्बो वंश था। दरअसल बात ऐसे हुई कि गैरीबोल्डी नामक एक नाविक था जो साउथ हिस्से में रहता था, परंतु 1831 में वो कहीं ना कहीं निर्वासित हो गया था, क्योंकि सारे आंदोलनों में उसका हिस्सा था। जब इटली को इकट्ठा करने की बात आई तो सार्डिया पिडमोंट के राजा से गैरीबोल्डी मिल गया। जब गैरीबोल्डी मिला तो गैरीबोल्डी ने साउथ हिस्से में एक आंदोलन चलाया। गैरीबोल्डी ने रेड शर्ट करके एक संगठन बनाया और वो लड़ाई करने आ गया मध्य भाग में, जहाँ पर पोप का राज्य था, वहाँ पर फ्रांस की सेनाएं बैठी हुई थी। अब हुआ क्या, फ्रांस की सेनाओं के सामने रेड शर्ट आर्मी टिक नहीं पाई, परंतु जब फ्रांस में अपने यहाँ लड़ाई होना शुरू हुआ तो फ्रांस को अपनी सेना मध्य इटली से हटानी पड़ी। जैसे मध्य इटली से फ्रांस की सेना हटती है तो गैरीबोल्डी कहीं ना कहीं वो इटली को यूनिफाइड करने में सहयोग दे देता है और सहयोग हो जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया है, सार्डिया पिडमोंट के राजा को गैरीबोल्डी इटली नामक जूता पहनाते हुए, तो गैरीबोल्डी जो है कहीं ना कहीं इस संगठन से जुड़ा हुआ और इटली को इकट्ठा करने में अहम भूमिका। The strange case of Britain. अब ब्रिटेन था, ब्रिटेन की यूनिफिकेशन कैसे हुई? जैसा कि हमने पढ़ा कि जो जर्मनी है और इटली है, इनकी यूनिफिकेशन लड़ाइयों से, युद्धों से हुई, लेकिन ब्रिटेन की ऐसी यूनिफिकेशन नहीं हो पाई। The model of the nation or the nation state, some scholars have argued, is Great Britain. अगर हमें देखना है कि जो नेशन है शांतिप्रिय तरीके से कैसे बनाया जाए, तो हमें ग्रेट ब्रिटेन की यूनिफिकेशन अवश्य देखनी चाहिए। It was the result of a long drawn out process. जो यूनिफिकेशन थी ब्रिटेन की, वो काफ़ी लंबी प्रोसेस थी। There was no British nation prior to the 18th century. कोई भी 18वीं शताब्दी तक ब्रिटिश का कोई भी नेशन नहीं था, कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था पूरे यूरोप में 18वीं शताब्दी तक। United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was not able to impose its influence on Scotland. अब जो यूनाइटेड इंग्लैंड था, उसमें इंग्लैंड था वो थोड़ा प्रभुत्व देश था, प्रभावी देश था, और जो स्कॉटलैंड था वो उसमें थोड़ी बाद में शामिल हुआ। The British Parliament was henceforth dominated by its English members. जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसके अंदर जो इंग्लिश मेंबर की डोमिनेंस ज़्यादा थी, वो प्रभावी रूप से वहाँ पर प्रेजेंट थी। Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. अब जब एक्ट ऑफ यूनियन 1707 हुआ, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन को, इंग्लैंड को और स्कॉटलैंड को अपने साथ शामिल कर दिया गया, एक यूनिफाइड देश बना दिया गया, और 1801 में आयरलैंड को भी फोर्सली अपने साथ उन्होंने शामिल कर लिया और यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया।
British flag, the national anthem, the English language were actively promoted, and the older nations survived only as subordinate partners on this union. जो ब्रिटिश फ्लैग था जो था यूनियन जैक और नेशनल एंथम था जो था गॉड सेव आवर नोबल किंग और इंग्लिश लैंग्वेज थी, इनको एक्टिवली प्रमोट किया गया, इनको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलने लगी। Visualizing the nation. तो आओ अब हम देखें कि उस समय देशों को कैसे प्रदर्शित किया गया, जितने भी नेशन थे उनको कैसे फीमेल एलिगरी से चित्रित किया गया। While it was easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, in other words, they represented a country as if it were a person. Nations were then portrayed as a female figure. The female figure became an allegory of the nation. Christian Marini, a popular Christian name which underlines the idea of people's nation. अब ये काफ़ी इजी है एक रूलर को एक पोर्ट्रेट या फिर स्टैचू से रिप्रेजेंट करना। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, वो एक कंट्री को एक जो रूलर है वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, भले ही वो एक सिंगल एक इंडिविजुअल है। नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर, जो नेशंस हैं उनको फीमेल फिगर से चित्रित किया गया। जैसा कि अब आप एक साइड में आप फोटो में देख रहे हैं, जो जर्मेनिया है इसको जर्मन की फीमेल एलिगरी कहा जाता है। अगली बात जैसे जो हमने पढ़ी, जो फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। अब एलिगरी क्या होता है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, जैसे कि जो दिखाता है ग्रीड या फिर कोई एनवी या कोई फ्रीडम या लिबर्टी। अब जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आगे है जो ब्रोकन चेन जो एक एट्रीब्यूट है जिसका मतलब है बीइंग फ्रीड। अब आगे जैसे कि आप देख रहे, अब ऐसे काफ़ी सारे एट्रीब्यूट है जिनकी अलग अलग सिग्निफिकेंस है। अब आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, अब जैसा कि अब आप चित्र में देख रहे हैं, जो जर्मेनिया है वो राइनलैंड को बचा रही है। ऐसे ही जो जर्मेनिया है वो जर्मन की फीमेल एलिगरी है, और ऐसे ही जो मैरियाने है वो फ्रांस की एलिगरी है। और जो जर्मनी की एलिगरी है उसको बनाया था फिलिप वेट ने। नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद मतलब जैसे कि अब हमने पढ़ा कि सारे के सारे देश सारे देशों की यूनिफिकेशन हो चुकी थी, सबके सब देश बन चुके थे। अब सब चाहते थे कि अपनी अपनी बाउंड्रीज बढ़ाना। By the quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealist liberal democratic sentiment of the first half of the country, but became a narrow creed with limited ends. 19वीं शताब्दी में जो नेशनलिज्म की जो आइडियलिस्टिक थ्योरी थी, लिबरल और डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट, अब वो नहीं रही। अब सब के सब जो डेमोक्रेटिक कंट्री जो बन चुकी थी, अब वो सब अपनी अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहते थे, अपनी अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाना चाहते थे। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. जो सबसे ज़्यादा सीरियस सोर्स था नेशनलिस्ट टेंशन का यूरोप में 1871 के बाद, वो एरिया था बाल्कान्स का, जिसमें जो सबके सब देश तो यूनिफाई हो चुके थे, लेकिन ये वो एरिया था जो अभी तक यूनिफाइड नहीं था। The Balkans was a region of geographical and ethnic variation. जो बाल्कान्स जो रीजन था वो उसके अंदर ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन थी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। One by one, its European subjects, nationalists, broke away from its control and declared independence. अब हर एक यूरोपियन कंट्री यही चाहती थी कि वो उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर ले और उसको इंडिपेंडेंट बना दे। The Balkan area became an era of intense conflict. जो बाल्कान का एरिया था वो बहुत ज़्यादा संघर्ष का एरिया बन चुका था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने लगे थे। The Balkan states were jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of each other. जो बाल्कान जो स्टेट थी वो सब एक दूसरे से जलने लगी थी, एक दूसरे से उनको जीलेसी होने लगी थी, और हर एक टेरिटरी, छोटी छोटी टेरिटरी, हर एक अपनी अपनी बाउंड्रीज बढ़ाना चाहती थी, हर एक अपना टेरिटोरियल एक्सपेंस बढ़ाना चाहते थे। But the idea that societies should be recognized into national states came to be accepted as a natural and universal.
फिर भी अंत में जो राष्ट्रवाद का, जो नेशनलिज्म का जो आइडिया था नेशन स्टेट्स का, वही सार्वभौमिक तरीके से हर जगह अपनाया गया, नेचुरली और यूनिवर्सली हर जगह, पूरी दुनिया में, हर सोसाइटी में, हर ऑर्गेनाइज सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट किया गया।